7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। मध्य पूर्व में गाजा के बाद फिलहाल लेबनान में जंग का मैदान बना हुआ है, जहां पिछले कुछ दिनों से घमासान युद्ध हो रहा है। यहां 18 साल के बाद इजरायली सेना हिजबुल्लाह लड़ाकों से दो हाथ करने के लिए जमीन पर उतर चुकी है। वहीं इजरायली एयरफोर्स लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के इलाकों पर बम बरसा रही है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे, मध्य पूर्व से ही। और हमारा आज का पहला सवाल है, इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन से कैसे हैं लेबनान के हालात? इजरायल के हमलों का जवाब हिजबुल्लाह के लड़ाके पूरी ताकत के साथ दे रहे हैं और हिजबुल्लाह के पलटवार से इजरायल को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लेबनान में बम बारूद की गंध, 18 साल बाद आर पार की जंग, हिजबुल्लाह के गढ़ में आईडीएफ की धमक, इजरायल का लेबनान में घातक अटैक, हिजबुल्लाह का इजरायल पर पलटवार, गाजा में हमास को मिट्टी में मिलाने के बाद अब इजरायल लेबनान से हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने पर अड़ा हुआ है। लेबनान पर हवाई हमले के बाद अब इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग भी छेड़ दी है। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में दस्तक दे दी। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने अपनी एंट्री का वीडियो भी जारी किया। वीडियो में इजरायली फौज के जवान आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है और किस इलाके का है, इसका खुलासा आईडीएफ ने नहीं किया है। लेकिन इस वीडियो में आईडीएफ के जवान पहाड़ों पर बढ़ने के साथ एक बिल्डिंग में भी दाखिल होते दिख रहे हैं। आईडीएफ ने दावा किया है कि पिछले कुछ दिनों के ऑपरेशन में उसने 60 हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ढेर किया। इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाकर उसे तबाह कर दिया। आईडीएफ के मुताबिक उसने कल लेबनान के बिंत जबील इलाके में एयर स्ट्राइक कर 15 हिजबुल्लाह लड़ाकों को ढेर कर दिया। आईडीएफ के अनुसार उसके 36वें डिवीजन और एयरफोर्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में उस इमारत को निशाना बनाया गया जो हिजबुल्लाह का मिलिट्री स्टोर था। इस हमले में 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। मेरे पीछे दक्षिणी बेरूत का इलाका है, जो बिल्कुल भीतर में जो है कोई अंदर नहीं जा पा रहा है। वहां पर पिछले 2 दिन के दौरान करीब 10 जो है एरियल स्ट्राइक्स आईडीएफ ने कैरी की है और भारी क्षति अंदर जगह जगह पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है उनको पहुंचा है। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर व्यवसाय थे जो उन हमलों की चपेट में आए हैं या आसपास उनके थे, उनमें भी पूरी तरह से हर तरफ तबाही दिखती है। हिजबुल्लाह के साथ आर पार की लड़ाई में इजरायली सेना लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर मरून अल रस गांव पहुंची, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों से 18 साल बाद उनकी सीधी जंग हुई। लेकिन इस युद्ध का नुकसान दोनों पक्षों को उठाना पड़ा है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायल को करारा जवाब दिया है। इजरायल ने भी माना है कि उसके ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ के 8 जवानों ने जान गंवाई है। मिडिल ईस्ट की बात करें, यहाँ पर हिजबुल्लाह भी अपना वार, चाहे फिर वो यहाँ के टेलीविजन चैनल्स के जरिए हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर हम हिजबुल्लाह की माने तो हिजबुल्लाह का कहना है कि वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं इजरायली सेना को। और आज उन्होंने 4 और कल तो 8 सेना के जवानों और अफसरों को मारा गिराया था, आज और 4 को उन्होंने मार गिराया। हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया है कि उसके पलटवार के बाद इजरायली सेना को वापस लौटना पड़ गया। दिन की जमीनी जंग के बाद इजरायल ने रात भर लेबनान पर बमबारी की। बेरूत की कई इमारतें आग के गोले में तब्दील हो गई और आसमान में धुएं का गुबार उठता रहा। अगर दक्षिणी बेरूत की बात की जाए, बेरूत शहर का सबसे गुंजान आबादी वाला ये इलाका है। यहाँ पर हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद पूरी तरह से जो है पूरा इलाका खाली हो गया है। यहाँ पर सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाके कहीं पर नजर आ रहे हैं। बाकी जान बचाने के लिए और अपने आप को सुरक्षित देखने के लिए लोग यहाँ से पहले ही जो है पलायन कर चुके हैं। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खात्मे का संकल्प लिया है और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मारने के बाद वो तेजी से इस तरफ बढ़ भी रहा है। लेकिन इसी बीच वो अपने ऊपर हमले के बाद ईरान को भी करारा जवाब देने के लिए मौके का इंतजार कर रहा है। मतलब साफ है कि इस बार इजरायल किसी भी समझौते के मूड में नहीं है और वो जंग से सभी समस्याओं का निर्णायक हल चाहता है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 1 अक्टूबर को
अपने ऊपर हुए मिसाइल अटैक के बाद इजरायल ने ये बात दोहराई थी कि वो ईरान से जरूर बदला लेगा, और इधर ईरान ने कहा कि अगर इजरायल ने ऐसा किया तो उसका जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। लेकिन इजरायल ईरान पर हमले के लिए अड़ा हुआ है। हमारा आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा है। ईरान के हमले के बाद क्या है इजरायल का प्लान? ईरान के हमले के बाद G7 खुलकर इजरायल के पक्ष में आ गया है। G7 देशों ने ईरान के हमले की निंदा की है और इजरायल को समर्थन देने का ऐलान किया है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का समर्थन नहीं करेगा। ईरान ने की हमले की हिमाकत, इजरायल पलटवार को तैयार। जवाब के लिए इजरायल में मंथन, निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने, इजरायल ईरान खड़े जंग के मुहाने। अक्टूबर की रात ईरान ने घातक मिसाइलों के साथ इजरायल पर हमला बोला। हालांकि इजरायल की सुरक्षा कवच आयरन डोम ने 180 से ज्यादा दागी गई मिसाइलों में से ज्यादातर को रास्ते में ही नष्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद भी कुछ मिसाइल्स इजरायल के एयरबेस को हिट करने में सफल रही। उस हमले के बाद इजरायल ने भी माना कि कुछ मिसाइल्स उनके एयरबेस पर गिरी हैं और उस एयरबेस को नुकसान भी हुआ है, लेकिन ये नुकसान मामूली है। वहीं ईरान की सीधे हमले वाली हिमाकत से इजरायल भड़क जरूर गया है और उसने साफ कर दिया कि इस हमले का वो हर हाल में बदला लेगा। איראן שיגרה אתמול כ-200 טילים לעבר מדינת ישראל. איראן תקפה מרחבים אזרחיים וסיכנה חיי אזרחים רבים. הודות להתנהגות אזרחית נכונה ולהגנה מאוד איכותית, הנזק קטן יחסית. אנחנו נגיב. אנחנו יודעים לאתר מטרות חשובות, אנחנו יודעים גם לפגוע בצורה מדויקת ועוצמתית. इजरायल अब इस बात पर मंथन कर रहा है कि ईरान पर हमला कब और कैसे किया जाए और ईरान के किन ठिकानों को निशाना बनाया जाए। इसको लेकर कल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव के कायरिया मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में सुरक्षा अधिकारियों के साथ चर्चा की। माना जा रहा है कि इजरायल किसी भी समय ईरान के न्यूक्लियर और ऑयल इंस्टॉलेशन पर हमला कर सकता है। इजरायल के निशाने पर दो ही चीज होगी ईरान में, एक तो उनका एनर्जी सेक्टर यानी उनके तेल की जो सोर्सेज है, और दूसरा जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इजरायल के पलटवार की आशंका के मद्देनजर ईरान ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इजरायल पर मिसाइल बरसाने के लिए ईरान अब इजरायल के खिलाफ कूटनीतिक चक्रव्यूह की रचना करने की तरफ बढ़ रहा है। इसके तहत ईरानी राष्ट्रपति ने कतर पहुंचकर वहां के अमीर से मुलाकात की और इजरायल को चेतावनी दी कि अगर इजरायल ने पलटवार करने की कोशिश की तो ईरान करारा जवाब देगा। ما مجبور به پاسخ شدیم و اگر بخواهد طور دیگه عمل کند پاسخی محکمتر خواهیم داد و این چیزی است که جمهوری اسلامی بهش پایبند است. इधर मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच G7 देशों ने महत्वपूर्ण चर्चा के बाद इजरायल पर ईरान के हमले की निंदा की और इजरायल को समर्थन देने की बात कही है। सवाल है कि क्या इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाएगा? इजरायल इस बात पर विचार विमर्श कर रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ कर दिया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का वो समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि इजरायल अपनी सुरक्षा को लेकर क्या सोचता है, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखता। वो हर हाल में अपने मकसद को पूरा करके ही रहता है। ऐसे में अगर वो कह रहा है कि वो ईरान को हमले का जवाब देगा तो वो जरूर पलटवार करेगा और इसके लिए केवल मुकम्मल वक्त और जगह का इंतजार है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस तरह से इजरायल ने ईरान से बदले की कसम खाई है, उसके बाद ईरान भी अपनी तैयारी में जुट गया है। ईरान सुरक्षा के साथ ही कूटनीति के मोर्चे पर भी अपनी अगली चाल को धार देने में जुट गया है। इसके तहत ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान
कतर पहुंचे हैं। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि संभावित हमले से पहले कैसे खेमेबंदी में जुटा है ईरान। इसके बारे में विस्तार से समझा रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदीन। जब से ईरान ने इजराइल के ऊपर 250 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, उसके बाद देखिए उनके जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेस्कियान, उन्होंने कतर की विजिट की और उनके हेड ऑफ स्टेट से जाके मिले। और मेरा मानना है कि कहीं उन्होंने बताया कि इजराइल के ऊपर उन्होंने क्यों हमला किया। कतर एक ऐसा देश है जो लगातार पीस के प्रपोजल की बात करता रहा है और एक मीडिएटर का काम कर रहा है। तो कतर के थ्रू अमेरिका और अमेरिका के थ्रू इजराइल पे एक प्रेशर बनाने की बात करेंगे, जिससे कि इजराइल बहुत भीषण तरीके से रिटेलिएट न करे। अगर वो रिटेलिएट करेगा तो विश्व एक नेक्स्ट लेवल पे या बहुत भीषण हो जाएगा। लिहाजा एक उन्होंने अटेम्प्ट किया है और अपने स्टैंड को क्लियर किया है। मेरा मानना है कि ये युद्ध को और न बढ़ाने के लिए एक उनका एक पहला कदम है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में हमला करके उसके चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। दक्षिणी बैरूत में जिस जगह पर हमला हुआ वो पूरा इलाका हिजबुल्लाह के प्रभाव वाला ही माना जाता है, लेकिन हमले के बाद पूरा इलाका खाली हो चुका है। चौथा सवाल आज का इसी से जुड़ा हुआ है। जहां ढेर हुआ था हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह, वहां के हालात कैसे हैं? तो लेबनान में उस जगह से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ आनी। पिछले शुक्रवार को हिजबुल्लाह के मुख्यालय में सबसे बड़ा अब तक का इतिहास का बम गिराया गया था यहाँ साउथ बेरूत में, और मैं वहीं पर खड़ा हूँ। आज 7 दिन के बाद किसी भी मीडिया को यहाँ पर आने की इजाजत मिली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी ताकत उस धमाके की रही होगी जिसने इस पूरे बहुमंजिले करीब 6 मंजिल की इमारत जो थी इसको जमीन दोज कर दिया। और यहाँ पर पहली बार आज जो है मीडिया को अलाउ किया है। करीब 1000 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट यहाँ पर आए हैं। तो आसपास देखिए गाड़ियों में क्या हुआ है। अभी 7 दिन बीत चुके हैं, अभी भी उस इमारत में धुआं हो रहा है, स्मेल जो है वो बाहर आ रही है और प्लास्टिक वो साफ हो रही है। और ये साफ दर्शाता है कि कितना भयानक वो धमाका रहा। पहले हमास, उसके बाद हिजबुल्लाह और हुती, और अब ईरान से मोर्चा लेने के लिए तैयार है इजराइल। इजराइल ने एक साथ जंग के कई फ्रंट खोल दिए हैं। इजराइल का मकसद दुश्मनों को निपटाने का है और वो भी एक साथ। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है। कितने मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहा है इजराइल? इजराइल ने अपने दुश्मनों के खिलाफ तो मोर्चा खोल ही रखा है, लेकिन अब वो ईरान के साथ जंग का जो फ्रंट खोलने के लिए जा रहा है वो बेहद खतरनाक है। दुश्मनों का खात्मा करने के लिए इजराइल की सेना लगातार जंगी मैदान में मुस्तैद है। इजराइल अपने दुश्मनों को एक एक कर निशाना बना रहा है। लगातार हिजबुल्लाह के लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के अंत के बाद इजराइल की नजर अब हिजबुल्लाह के करीबियों पर है, जो जगह जगह हिजबुल्लाह का गैंग चला रहे हैं। इसी कड़ी में इजरायली सेना ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया। इस सीरियाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। दरअसल नसरल्लाह काफी वक्त से इजराइल के टारगेट पर था। यही वजह है कि इजराइल ने हफ्ते भर में न सिर्फ नसरल्लाह बल्कि उसकी बेटी और दामाद को भी मार गिराया। 27 सितंबर को लेबनान में पहली बमबारी में नसरल्लाह की बेटी मारी गई। अगले ही दिन इजराइल ने नसरल्लाह का खात्मा कर दिया और फिर नंबर आया उसके दामाद का। कल यानी 2 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर को सीरिया के दमिश्क में एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया। حوالي الساعة 5:30 إلى 5 تقريبا سمعنا أول شيء صوت صاروخين بالجو، وبعدين تبين أنه الضربة صارت الطابق الأول بالبناء اللي ورانا. وهي المنطقة مدنية يعني ما فيها لا مقرات عسكرية ولا يعني ما فيها أي عناصر عسكرية. هي يمكن ثاني مرة تستهدف نفس هي المنطقة. सीरिया में अटैक करने से पहले इजराइल गाजा में हमला कर हमास को तहस नहस कर चुका है। हमास के बाद इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खात्मे के बाद अब इजराइल लेबनान से हिजबुल्लाह को पूरी तरह से मिटाने पर अड़ा हुआ है।
देखिए, जब से 7 अक्टूबर की घटना हुई तब से इजराइल ने तमाम तरीके से हमास का खात्मा करने का जो बेड़ा उठाया था उसको उसने तकरीबन अचीव कर लिया। और उसके बाद देखिए अब वो हिजबुल्लाह के खात्मे की तरफ बढ़ा, जहां उसने उनके लीडरशिप को खत्म किया और साथ में हुतीस को भी वो टाइम टू टाइम चोट पहुंचा रहा है। दरअसल इजराइल हमास, हिजबुल्लाह और हुती के साथ इन संगठनों के पीछे खड़े ईरान से भी दो हाथ करने के लिए तैयार हो चुका है। इजराइल गाजा पट्टी में हमास के साथ युद्ध लड़ रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग का 1 साल पूरा होने जा रहा है। लेबनान से इजराइल की सीमा लगी हुई है, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीधी जंग छिड़ी है। जबकि लेबनान से सटा हुआ सीरिया है, यहाँ भी इजराइल बमबारी कर अपने दुश्मनों का खात्मा कर रहा है। इसके अलावा इजराइल के निशाने पर यमन में हुती आतंकी हैं, जिन पर वो लगातार बम बरसाकर खात्मा करने की कोशिश में है। और ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये ईरान ही है जो हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे अपने समर्थक आतंकी संगठनों के जरिए इजराइल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इजराइल ने जंग के कई फ्रंट खोले हुए हैं, लेकिन कई मोर्चों पर एक साथ उलझना इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि इससे मध्य पूर्व की जंग कभी भी महायुद्ध में तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इजराइल और ईरान दोनों ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। एक तरफ जहां इजराइल में बड़ी संख्या में कामगार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में भी अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर भारत चिंतित है। ऐसे में हमारा आज का छठा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, ईरान इजराइल तनाव का भारत पर कितना असर होगा। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट शरदेंदु। इजराइल और ईरान में जिस तरीके का जो अब वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाते जा रहे हैं, उन दोनों का से रिश्ते हिंदुस्तान के बहुत अच्छे हैं। भारत के रिश्ते देखिए, इजराइल से हमारा उनसे डिफेंस एग्रीमेंट है, हमारे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तमाम तरीके के हमारे उनके बेहतर संबंध हुए। और दूसरी तरफ ईरान ने देखिए जो चाबार पोर्ट है वहां हमारा इन्वेस्टमेंट है। हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बना रहे थे और जिससे अफगानिस्तान, अर्मेनिया और अजरबैजान को लिंक करके एक यूरोप का रूट बना रहे थे ट्रेड का, वो हमारे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा था। तो हमारे रिश्ते ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे हैं। जहां तक इफेक्ट का सवाल है, देखिए युद्ध में जब भी होता है और इस स्पेशली युद्ध में जहां रेड सी, गल्फ ऑफ ओमन और पर्शियन गल्फ, ये सारा का सारा देखिए इफेक्टेड होगा, तो उससे ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। इस लेवल पे जहां एनर्जी है, जहां गैस है, जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, अगर वो सारा कुछ बाधित हो जाएगा तो बहुत रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन। रूस और यूक्रेन की जंग से लगे झटकों से अभी दुनिया संभली भी नहीं थी कि मध्य पूर्व में भी संकट बढ़ गया है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में अगर जंग की आग भड़कती है तो इसकी चिंगारी से पूरी दुनिया के झुलसने का खतरा है। हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। मध्य पूर्व में महायुद्ध से दुनिया को कितना नुकसान होगा, इसको समझा रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ शरदेंदु। मध्य पूर्व को बोला जाता है कि पूरे विश्व का जो एनर्जी है, गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वहां लाई करता है। अगर वहां युद्ध होगा, महायुद्ध की स्थिति में जाएगा, तो पूरा जो विश्व है वो इससे अफेक्टेड होगा। अभी जैसे एक दिन के अंदर ही देखिए ऑयल प्राइसेस 5% बढ़ गए हैं, और जब युद्ध में ये तब्दील होगा तो पूरा विश्व एनर्जी क्राइसिस पे जाएगा, त्राही त्राही मचेगी, हर चीजों का इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रेट बढ़ेंगे एज इट इज। और बहुत मेरा मानना है कि जब इस इलाके में युद्ध होगा तो बाकी इलाके भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। एक तरफ रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जो है ताइवान पे हमला करने की स्थिति में या उसको अपने प्रभुत्व में लेने की फिराक में है। तो इस तरीके की जब स्थिति होती तो सब लोग अपना फायदा देखते हैं, तो पूरा विश्व देखिए तमाम खेमों में बढ़ के आपसी रंजिशों में बढ़ जाएगा और उससे पूरे विश्व का बहुत नुकसान होगा। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।